हे हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जॉइंट वेंचर चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट किया था और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं डेप्रिसिएशन। सबसे पहला डेप्रिसिएशन वर्ड से पहले बताओ क्या समझते हो। तो नॉर्मली अकाउंट्स में क्या बोलते हैं हम लोग, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो हमारा फिक्स एसेट्स होता है, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो हमारा फिक्स एसेट होता है, उसके वैल्यू में जो रिडक्शन होता है ड्यू टू यूज वियर एंड टेयर, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है। बट एक बात समझो, इससे अकाउंटिंग करने का ऐसा क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों हम लोग ऐसा दिखाते हैं। तो एक चीज नॉर्मल से कॉन्सेप्ट समझना। मान लो अगर मैं कुछ भी अगर इनकम कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी मेरा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो अगर मुझे प्रॉपर तरीके से बताना है कि प्रॉफिट कितना है ना, तो मुझे उससे सारा खर्चा भी मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम लोग, क्या बताता है वहां पर कि जितना भी आपका रेवेन्यू हुआ है, साथ साथ उसके रेस्पेक्ट में जो भी आपका खर्च हुआ है वो उसको आपको बुक करना पड़ेगा, ताकि आप बता पाओ कि एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ है। मान लो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ एक रेवेन्यूज में लिखता हूँ, ठीक है। मान लो ट्रेडिंग पीएल एक साथ में मैं बना रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ रेवेन्यू लिखता हूँ, 22 सेल्स 1 लाख रुपया, ठीक है। फिर बाई कुछ क्लोजिंग स्टॉक है हमारा यहाँ पर 10,000 का, ठीक है। और टू ओपनिंग स्टॉक 15,000, टू परचेज 50 और 60,000 लेते हैं हम लोग, और टू वेजेस या अदर डायरेक्ट एक्सपेंस मिला के 5,000 रुपया। तो बाकी हमारा हो गया है जीपी। कितना हो रहा है ये, 1,10,000 माइनस 15, 5, 20 और 60, 80, तो 30,000 बचा हमारा जीपी। ये 30 हमारा जीपी यहाँ पर आता है पीएनएल में। और फिर कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। टू मान लो सारा एक्सपेंसेस है हमारे पास 12,000 रुपये का, ठीक है। अभी चीज़ समझना, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है। वो मशीन हमारा खुद का नहीं है, हम लोग उसको रेंट पे लेकर आए हैं। जिसका ये मशीन है उसको हम लोग रेंट पे कर देंगे और हम लोग यूज कर रहे हैं उसको, और कुछ नहीं। उसका रेंट मान लो, रेंट ऑफ मशीन लगा है 8,000 रुपये। तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है, और कुछ मान लो खर्चा कुछ भी नहीं है, 10,000 का हमारा नेट प्रॉफिट हो गया। ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। हाँ सर, ये समझ में आता है। अब एक बात बताओ मुझे, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना मान लो ये मशीन हम लोग परचेज कर लेते हैं, तो सब कुछ डेटा मान लो सेम रहेगा, मशीन परचेज कर लिए तो क्या होगा, फिर ये रेंट यहाँ पर नहीं आएगा, है ना। अगर आप मशीन परचेज करते हो, रेंट तो यहाँ पर आएगा नहीं। बट एक चीज समझो, उस मशीन को परचेज करने में आपको कुछ कॉस्ट लगा होगा, जिसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मान लो वो कॉस्ट जो है आपका वो 60,000 है, ठीक है। भले ही आपको रेंट पे नहीं करना पड़ रहा है, बात बताओ, आपको एक बार में पैसा देना पड़ा ना। चलो ईएमआई में देंगे सर, जो भी है आपका एसेट्स तो एक आ रखा है ना, एसेट्स आपके पास एक है, ठीक है। अब समझो जो ये एसेट आपका है, इसको आप यूज करके ही तो आप इसको फिर यहाँ पर अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो इस एसेट का भी तो कुछ खर्च बनता है ना। अगर आपके पास एसेट नहीं होता तो फिर आप रेंट पे लेकर आते, आप उससे यूज करते और फिर आपको रेंट पे करना पड़ता और वो खर्चा प्रॉपरली शो करते। बड़ी चीज समझा मुझे, अगर आपको लग रहा सर ये 60,000 रुपया हमारा एक बार लग गया है, तो अगर एक बार डायरेक्टली अगर आप इसी साल दिखा दोगे, अगर मान लो पूरा का पूरा खर्चा, तो दिक्कत क्या आ जाएगा, आपका फालतू का लॉस दिख जाएगा। यहाँ जब आपको 10,000 दिख रहा है ना, ये दिख जाएगा आपका लॉस। तो जैसा प्रॉफिट दिख रहा है आपको लॉस दिख जाएगा, ये तो फिर जो सही नहीं है। एक बार क्यों दिखाएंगे बताओ हम लोग, जरूरी है क्या, नहीं सर एक बार नहीं दिखाएंगे हम लोग। मैचिंग कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करेंगे, और इसका थोड़ा थोड़ा खर्चा, अगर हमें लगता है कि इससे हम लोग मान लो, इससे लगता है हम लोग कि 10 साल हम लोग रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हर साल खर्चा कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया, मतलब मैच कर रहा है इसको हम लोग रेवेन्यू से। अगर 10 साल रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे आप इससे, अगर तो डिवाइड बाय 10 कर लो, 6,000 रुपया हर साल का खर्चा होता है। आप डेप्रिसिएशन के नाम पे इसका खर्चा बुक कर दो, है ना। या फिर आपको लगता है सर 10 10 साल के बाद ना इसको हम लोग बेच भी देंगे, पता है सर आपको 5,000 में हम लोग को ऐसा लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रैप या फिर रेसिडुअल वैल्यू। तो बेच दो क्या 5,000 में, हाँ सर, तो 55,000 इसका मतलब आपका एक्चुअल नेट में कॉस्ट पड़ा सर आपका, तो डिवाइड बाय 10 कर लो, मतलब 5.5 का फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे खर्चा। जो जो भी है यहाँ पर आपका, अगर एक कॉस्ट अगर आपका लगा है ना एक पर्टिकुलर एसेट में, तो उसका उसका मतलब बेनिफिट कैसे ले रहे हैं हम लोग, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं उसको यूज करके हम लोग। और अगर वो हमारे पास नहीं होता, अगर ये एसेट, तो हम लोग को रेंट पे लाना पड़ता, और वो रेंट का खर्चा डेबिट में करते हैं ना हम लोग, पीएल में दिखाते हैं हम लोग ना, टू रेंट हम लोग बताते हैं ना, है ना। बट एक चीज समझो, अगर वो रेंट नहीं देना पड़ रहा है, तो हम लोग क्यों नहीं देना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास एसेट वो है, बट उसका भी तो कुछ कॉस्ट बनता है ना। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करो, है ना। तो अकाउंटिंग एक नॉर्मल, ये रीजन समझ में हम लोग को आगे, क्यों सर हम लोग का जो वैल्यू में जो रिडक्शन होते जा रहा है टाइम टाइम पे, वो हमें शो भी करना पड़ेगा, हमारा एसेट क्या है। हाँ, अब इसके बाद भी और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है इम्पेयरमेंट वगैरह का, वो अभी हमारे को नहीं समझना, अदर भी समझेंगे हम लोग चीज। इम्पेयरमेंट क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, समझेंगे वो सब चीज, छोड़ दो अभी तो, ठीक है।
इस चैप्टर में नहीं है हमारा ये सब। बट एक नॉर्मल चीज हम लोग क्या आता है कि सर 60,000 का हमारा खर्चा लग गया एक बार, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको हम लोग बोलते हैं, इसको एसेट में शो करेंगे, टाइम टाइम पे जो भी डिप्रिसिएशन होते जा रहा है इसको हम लोग शो कर देंगे कहाँ पर, हम लोग अपने पीएनएल में, और डिप्रिसिएशन के साथ हम लोग एसेट का वैल्यू हम लोग घटाते जाएंगे। क्लियर है ये चीज? हाँ सर, तो आप पहले पढ़ते डिप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, नोट्स में आ जाओ फटाफट से। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस टू स्प्रेड द कॉस्ट ऑफ एसेट एज एन एक्सपेंस टू प्रॉफिट। समझ में क्या, जो उसका कॉस्ट है 60,000 रुपया, ठीक है ना, उसको हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, उसको हम लोग बांट रहे हैं पीएनएल में ओवर इकोनॉमिक लाइफ। हम लोग लग रहा है अगर 10 साल अगर चलेगा 10 साल में बांट दिए। बट एक बार पता, जो डिप्रिसिएशन है क्या उस पर कोई कैश लग रहा है आपका अभी? क्योंकि देखो स्टार्ट में 60,000 लग चुका है, उस डिप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है ना, वो बस चार्ज कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट नहीं कर रहे। डेप्सन हम लोग किसी से रेंट पेमेंट करना पड़ता था ना मशीन पे, हम लोग किसी को पेमेंट नहीं कर रहे हम लोग अभी, है ना। यहाँ पर ये हमारा नॉन कैश एक्सपेंडिचर है हमारा, और कुछ नहीं है। ठीक है सर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? एसेटमेंट ऑफ द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप समझो अगर आपने डिप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं किया तो वो आपका कॉस्ट तो लगा ही है, तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे बताओ आप करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकालोगे? आपने डिप्रिसिएशन चार्ज ही आपने ऐड नहीं किया, इनकम आपका सही निकल नहीं पाएगा। अगर आपका कॉस्ट ही सही नहीं तो इनकम निकलना तो छोड़ ही दो फिर तो। फिर आपका ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा फाइनेंशियल पोजीशन का, जो आपने 60 का एसेट दिखा है उसको आपने यूज कर लिया अच्छा खासा, आप अभी उसको 60 का दिखा रहे हो, तो मतलब आपका जो बैलेंस शीट है आपका दिख रहा है जहाँ पे ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिख रहा। तो ये सब तो हमारा यहाँ पर पता क्या है, ऑब्जेक्टिव है हमारा। ठीक है, कुछ लीगल ऑब्लिगेशन जैसे आप पढ़ते हो ना अगर कंपनीज एक्ट में, तो हमें बताया भी शेड्यूल 2 के हिसाब से डिप्सन का रेट भी दिया हुआ, हमें चार्ज करना पड़ता है फिर तो वहाँ पर। ठीक है, ओके सर। तो फैक्टर्स है कि हमें सोचना पड़ेगा, एक तो कॉस्ट ऑफ द एसेट 60,000 लगा था वो, साथ ही साथ यूजफुल लाइफ 10 साल चलेगा सर, और अगर कोई रेसिडुअल वैल्यू है तो वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा फॉर फाइंडिंग ऑफ द डिप्रिसिएशन। ठीक है, बड़ी चीज समझो, हम लोग को अब दो चीज यहाँ पर ध्यान देना है पूरे चैप्टर में, एक तो कैलकुलेट कैसे करना हमें डिप्रिसिएशन को, साथ ही साथ इसका अकाउंटिंग कैसे होगा। दो कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है ना, बट हमें यहाँ पर रिवीजन में हम लोग सिर्फ दो ही मेथड देखने वाले हम लोग, एक तो स्टेट लाइन मेथड और दूसरा क्या होता है हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बस। ठीक है, बट अभी आपके पास और भी जो मेथड है ना, इस सम ऑफ या डिजिट, ये सब सिलेबस में था बोल के हम लोगों ने क्लास में इसे कवर भी किया है, बट एक बार बच्चे गो थ्रू कर लेना, ये एग्जाम के लिए उतना रिलेवेंट तो नहीं है, एमसीक्यू यहाँ से पूछ सकता है, तो एमसीक्यू में कवर करूंगा मैं वहाँ पर, ठीक है, उस समय। तो फिलहाल क्या करना, आप उसको नोट से बस गो थ्रू करना। बट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, स्ट्रेट लाइन मेथड हमें सीखना है, और साथ साथ हमें सीखना है डब्ल्यू डी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब तो क्या होता है, मान लो मैं एक एसेट अकाउंट मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक एसेट अकाउंट मेंटेन करूँ, चलो इसी सेट का बात कर जो हम लोग यहाँ पर भी बात कर रहे थे इस मशीन का। तो हम लोगों ने जब परचेज किया, हम लोगों ने क्या बोला, टू बैंक, मान लो हाथों हाथ पूरा हम लोगों ने पैसा दे दिया, कितना हुआ, टू बैंक हमने बोला यहाँ पर 60,000 रुपया। ठीक है, अब क्या होता है, ये 60,000 हम जैसे हमने दिया, अब उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्सन चार्ज करते हैं हम लोग 6,000 का। ये कितना बच जाता है, ये बच जाता है 54 का बैलेंस शीट। नेक्स्ट ईयर फिर से हमारा टू बैलेंस बीडी हम लोग दिखाएंगे 54 का, और उस पर फिर से एट द एंड ऑफ द ईयर डिप्सन चार्ज होगा, बट अब 6,000 फिर से चार्ज करेंगे हम लोग। मतलब तो स्ट्रेट लाइन का मतलब पता क्या होता है कि हम लोग हर साल जो है ना ओरिजिनल कॉस्ट पे डिप्सन में चार्ज किए जा रहे हैं, और वो जो अमाउंट है वो हम लोग हर 12 महीने में हम लोग वही अमाउंट हम लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 60,000 है ये हमारा कॉस्ट होता है, इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, और ये हमारा जो घट के आ रहा है इसको बोलते हैं हम लोग WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, बोलते कहते हैं रिटेन डाउन वैल्यू। बट हमारे पास एक और मेथड है, वो पता क्या बोलते हैं, 54,000 है ना, हम इसी के ऊपर अब डिप्सन चार्ज करेंगे। मतलब क्या, पहला साल तो चलो हम लोग कॉस्ट पे चार्ज किया और ये हमारा आ गया, अब नेक्स्ट ईयर जो हमारा WDV जो निकल के हमारा आ रहा है ना 54,000, अब हम क्या करेंगे, इस 54,000 पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% एट द एंड ऑफ द ईयर। मतलब क्या समझो, यहाँ पर हम लोग WDV पे ही हम लोग चार्ज कर दे रहे हैं क्या, हम लोग डिप्रिसिएशन, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग WDV मेथड। बट बात यह है कि इन दोनों कॉन्सेप्ट का मतलब फिर क्या है, देखो एक तो स्ट्रेट लाइन का समझ में लोग आता है कि क्या बोलता है वो इतना मगजमारी नहीं करना है, देखो 10 साल एसेट चलेगा, 10 साल में बेच काटेंगे, दिखा दो। बट WDV का क्या कॉन्सेप्ट है उसको भी हम लोग समझते हैं एक बार, ठीक है। हम्म, देखो, तो आपको ये समझ में आ रहा है क्या WDV में, पता क्या हो रहा है बार बार कि WDV में जो हमारा बैलेंस घट के आएगा, जैसे मान लो इस समय क्या हो रहा है 54,000 माइनस 5400, ये रहा 48,600 का बैलेंस आएगा। तो अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, फिर से 48,600 पे डिस्टेंस चार्ज होगा। आपको दिख रहा है जो बैलेंस जो घट के आ रहा है बार बार उस पर चार्ज कर रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। बट इसका देखो अपना लॉजिक है, ये क्यों बोलता है कि डेप्रिसिएशन दिन पर दिन घटना चाहिए। समझो एक एसेट जो होता है ना, जब वो नया नया होता है तो उसमें ना कोई रिपेयरिंग का चार्जेस नहीं आता। आप समझो एक नया एसेट परचेस करके ला रहे हो, वो थोड़ी इसमें रिपेयरिंग वगैरह होता है। हाँ, अगर आप सेकेंड हैंड एसेट परचेस करते हो तो उसको आपको यूज करने के लिए आपको पहली बार एक रिपेयरिंग कराना पड़ता है, अगर आपको लग रहा है कि सही है करा लो आप एक बार, तो वो तुम लोग कॉस्ट में ऐड करते हो उसको हम लोग।
ध्यान है ना, वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है अपना। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि टाइम टाइम पे ना कभी कभी रिपेयरिंग कराना पड़ता है। तो क्या होता है, जब वो एसेट नया होता है उसमें उतना रिपेयरिंग चार्जेस नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन एसेट पुराना होता जाएगा ना, उसमें कुछ कुछ रिपेयरिंग का चार्जेस आते जाता है। तो बोलता है क्या, देखो खर्चा दोनों ही जाना पीएनएल में। तो मान लो ये अब क्या होगा, 4,000, ये ना 5,400 ना, तो ये 5,400 जो है हमारा डिप्रिसिएशन के तौर पे जाएगा। और कुछ मान लो 300-400 का रिपेयरिंग भी आ सकता है चार्जेस, तो वो भी तो हमारा जाएगा ना। तो रिपेयरिंग का चार्ज दिन पर दिन बढ़ता जाएगा ना आगे चल के, जैसे एसेट हमारा पुराना होता जाएगा। इसलिए डिप्रिसिएशन का अमाउंट घटना चाहिए ताकि दोनों फिर वो मैच कर पाए। बात समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ हमें लगता है कि अगर मान लो कोई ऐसा एसेट है कि जिसको हम लोग 5 साल 10 साल में यूज से हटा देंगे, अब ज़्यादा रिपेयरिंग वगैरह आना नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं एसएलएम। ठीक है, बट ध्यान आपको समझ में आ रहा है, ये ध्यान देना क्या कि कैसे हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि जब हम लोग का बात चलेगा एसएलएम तो उसमें हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे हर बार चार्ज करेंगे हम लोग। और अगर बात कर रहे हैं डब्ल्यूडीबी का, तो उसमें क्या करना हम लोगों को, जो वैल्यू घट के आ रहा है रिड्यूसिंग बैलेंस जो है उस पर हम लोग चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन। ठीक है, कैसे क्या है और नहीं हम लोग थोड़ा सम देखते हैं एक आध। ठीक है, चलो आ जाओ एक बार सम देखते हैं हम लोग। ये आपके मेटल का ही सम आई थिंक मिल जाएगा आपको वहाँ पर। ठीक है, जो क्या बोलते हैं यहाँ पर, On 1st April 18, Som Limited purchased a machine for 66,000 and spent 5,000 on shipping and forwarding charges। तो ठीक है, टोटल कितना लग गया, 66 प्लस 5 ये 71। और देखो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला, आपको याद होगा अगर वो चैप्टर, क्या बोलते हैं वहाँ पर हम लोग, एसेट अगर आपने परचेज किया है तो उसको परचेज आपने कर दिया, अब वो जब तक इंस्टॉल नहीं होता, जब तक वो रेडी टू यूज हो नहीं जाता ना, उस सब तब तक का सारा खर्चा, वो सबका सब खर्चा हमारा ऐड होता है उस पर्टिकुलर एसेट में। मतलब इंस्टॉलेशन का खर्चा, उसका वेजेस लगा मतलब अलग से कुछ इंस्टॉल करवाने में, या फिर मान लो हम लोगों को लाइक लाने में ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ऐसा सामान लग गया, वो सब कुछ हम लोग उसी में ऐड करते हैं फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो रिपेयरिंग चार्जेस वगैरह आएगा वो सब जाएगा पीएनएल में। जो शुरुआत में लग रहा है वो सब हमारा एसेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है सर, 7,000 लग गया इंपोर्ट ड्यूटी, 1,000 रुपये लग गया कैरेज इंस्टॉलेशन, 500 लग गया ब्रोकरेज, 500 लग गया फॉर आयरन पैड, ये सब कुछ हम लोग इसमें ऐड करना, मतलब 66 प्लस 571 तो ये हो गया, प्लस 7 1 8 और यहाँ पे 9,000 रुपया। तो टोटल हमारा 80,000 का फिलहाल अभी हमारे पास एसेट दिख रहा है। क्या होता है, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 5,000, मतलब आगे चल के हमें ये लग रहा है कि 80,000 माइनस 5,000 इसको हम बेच देंगे फ्यूचर में, मतलब हमारा नेट जो कॉस्ट हमें दिख रहा है वो 75,000 हमें यहाँ पर आने वाला है। ठीक है सर, एंड यूजफुल लाइफ है 15 साल, तो डिवाइड 15 मतलब 5,000 का हर साल का डिप्रिसिएशन यहाँ पर होगा। क्लियर है? ठीक है सर। तो बोलते हैं कि ऑन 1st Jan 19 रिपेयर्स एंड रिन्यूअल हुआ है 3,000 का। देखो अब उसके बाद रिपेयर वगैरह हुआ ना तो उसको ऐड नहीं करना, वो नॉर्मली जाएगा पीएनएल में। ठीक है, वह कैरिड आउट ऑन 1st October 2020 दिस मशीन वाज सोल्ड फॉर 50,000। अब देखो अगर मशीन हम लोग बेच देते हैं, कोई वेबसाइट हम लोग बेच देते हैं ना, तो देखो किस दिन बेचा गया, 1st October 20 को। आपको क्या करना पड़ेगा, ये हम लोग एसेट किस दिन परचेज किए, 1st April 18। तो आपने परचेज किया 1st April 18, इसको आप एक काम करो, बिका कब, ये बिका है 31 अक्टूबर, सॉरी 1st अक्टूबर, ये बिका है 1st October 20 को ना। तो आपको पहले लाना पड़ेगा वैल्यू यहाँ तक, क्या आज के दिन में वैल्यू है, जैसे क्या होगा 1/4/18 से 31 मार्च 19, पहले यहाँ तक एक पूरा साल जाएगा, है ना। उस पर डेप्सन होगा 5,000 का, तो कितना बचेगा हमारे पास 75। ठीक है, तो 66 प्लस ये 14 पूरा खर्चा लगा और 5,000 का डेप्सन हुआ, 75 बचा। ओरिजिनल कॉस्ट है, फिर से पूरा साल जाएगा 19-20, तो फिर से 5,000 ही डेप्सन चार्ज करेंगे हम लोग। तो ठीक है सर, अब ये 70 बचा, बट इसके बाद ये 6 महीना देखो चला है, फिर ये बिका है ना, तो 5,000 तो पूरे साल का था, 6 महीना नहीं निकाल लो क्या। ठीक है, तो 5,000 का पूरे साल का है, इंटू 6 12, तो 2,500 रुपया हुआ। तो ठीक है सर, ये हमारा बचा कितना था, ये बचा 70 में से और हमारा सर 2.5 चला, कितना होता है, ये हमारा होता है अब 67,500। हम लोग इसको कितना में बेचे हैं, हम लोग बेचे हैं 50,000 में, मतलब बाकी का तो नुकसान हो गया अपने को। हाँ सर, बाकी का लॉस बुक करो आप, 17,500 का आप लॉस बुक करो, है ना। सही मारा क्या? और जो रिपेयर वगैरह हुआ तो वो जाएगा सीधे अपना पीएनएल में। बट अगर यही हम लोग बात करते हैं कि नहीं डब्ल्यूडीबी अगर है तो फिर कैसे क्या होगा, अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, द मशीनरी अकाउंट ऑफ फैक्ट्री सोल्ड अ बैलेंस ऑफ 95 लाख ऑन 1st April 2020। तो हमारे पास 95 लाख का टू बैलेंस बीडी, यहाँ पर नया परचेस नहीं किया, हमारे पास बैलेंस बीडी है 95 लाख का। द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फैक्ट्री आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, हर साल 31 मार्च को हम लोग अकाउंट अपना क्लोज करते हैं और डिस्काउंट चार्ज करते हैं 10% पर एनम अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस, मतलब वही जो रिड्यूसिंग बैलेंस है डब्ल्यू डी का बात ये लोग कर रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान में क्या रखना है, 95 लाख का डब्ल्यू है ओपनिंग, और 10% पर एनम डिफरेंस चार्ज करना है, दैट टू ऑन डब्ल्यूटीपी। ऑन 1st September 20, ये किस दिन का बात किया था, 1st April 20, मतलब समझो 1st April 20 का बात कर रहा है, फिर उसी में 1st September 20 मतलब
जस्ट 5 महीने बाद उसके क्या हुआ है, वो तो एक नया मशीन परचेस किया गया 14 लाख का, बढ़िया बात है। साथ में उसमें इतना का इंस्टॉलेशन बोलता है, मतलब खर्चा वैसा लगा, इंकर्ड ऑन द सेम डे इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड फॉर इलेक्ट्रिक द मशीन, तो ठीक है। टोटल हमारे पास 44,600 का ये भी लग गया, है ना। तो इतना मतलब 14,44,600 का खर्चा टोटल लग गया नया एसेट्स में, ठीक है। अब मशीन फिर बोलता है क्या, ऑन 1 सितंबर 2020, ठीक है, ये किस दिन का बात कर रहा है, उसी दिन का बात कर रहा है 2020। अब मशीन विच हैड कॉस्ट 21,87 ऑन 1 अप्रैल 18, मतलब समझो कभी 1 अप्रैल 18 को जिसका कॉस्ट था 21,87,000, उसको क्या हुआ, हम लोग उसको आज बेच दिए हैं, है ना, उसको हम लोग आज बेच दिए हैं कितना में, 3,75,000। अब देखो किस दिन बेचा गया, इसको बेचा गया 1 सितंबर, है ना, यस, 1 सितंबर 20 को उसको बेचा गया है। तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, है ना, पहले यहाँ से यहाँ तक का 1 साल का डेप्रिसिएशन 31/3/19 तक का, फिर 1/4/19 से 31/3/20 तक का, फिर यहाँ से यहाँ पे 5 महीने तक का। तो डेप्सन निकाल के बताएंगे, जितना हमारा बच रहा होगा प्रॉफिट या लॉस हम लोग देख लेंगे। फिर क्या बोलता है कि एक और था, अनदर मशीन विच हैड कॉस्ट 21.85 लाख ऑन 1 अप्रैल 19, मतलब क्या 1 अप्रैल 19 को एक मशीन का कॉस्ट था, 1 अप्रैल 19 को एक मशीन का कॉस्ट है कितना, 21,85,000 रुपया। उसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ पहले 31/3/20 तक लेकर हम लोग आएंगे, और फिर वहां से वहाँ एक हमारा 9 मतलब कितना 5 महीना और। बोलता है कि ये स्क्रैप हो गया, कुछ भी नहीं मिला, मतलब जो बचा सबका सब लॉस हो गया, स्क्रैप हो गया, मतलब फेंक दिया, कोई काम करने था वो फेंक दिया, उसको हटा दिया, तो पूरा पूरा लॉस हो जाएगा फिर तो वो। बोले काम करो मशीनरी अकाउंट बनाओ 31 मार्च 2021 तक के लिए हमारा फॉर द इतना में 1 ही साल का बनाना हम लोग को, समझ लो, ठीक है। बट सही चीज़ देख रखा है इसमें। और बात करते हैं, तो डेप्सन बोला कि जैसे पहले हो रहा था सब कुछ अभी हम लोग को वैसे ही करना है, डेप्सन चार्ज हम लोग को सब कुछ उसी तरह से दिखाना है, ठीक है। और समस्या क्या है, सबसे पहला काम क्या हम लोग को 95 लाख दिखा देंगे, और जो परचेस का वो हम लोग दिखा देंगे, ठीक है, वो परचेस का दिखा रही है। अब आओ हम लोग चेक करते हैं, जो मशीन सेल किया गया था ना, जो मशीन सेल किया गया था उसका क्या प्रॉफिट लॉस उसमें हम लोग को हुआ है। तो देखो उसको सेल किया गया है कितना में, 375 था कितना, 21,87,000, तो 2 बार डिफरेंस पे चार्ज होगा, बट डब्ल्यू पे तो पहला बार तो कॉस्ट है, तो डब्ल्यू करो एसएलएम करो, पहला साल तो कॉस्ट भी होगा, उपाय तो है नहीं, ठीक है सर, तो पहला साल तो कॉस्ट भी होगा, इतना बचा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, इसी अमाउंट पर 10% चार्ज हम लोग करेंगे, है ना, कितना आ रहा है अब ये 1771,470। अब इसके बाद 5 महीना चार्ज होगा, ध्यान देने का हम लोग इस बार 5 महीना चार्ज होगा। तो 5 महीने का डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, बताओ, ये जो अमाउंट आ रहा है इस पे 10% इंटू 5/12, तो अब ये इतना का आ रहा हो, इतना बेचे, मतलब बाकी हम लोग का लॉस बुक करना पड़ेगा, तो इतना हम लॉस बुक करेंगे। साथ में जो 1 अप्रैल 19 का था, और उसको तो स्क्रैप के कुछ नहीं मिला, तो उस पर तो पहले 1 साल का डेप्रिसिएशन करेंगे, 31/3/20 का वैल्यू आ जाएगा, फिर हम लोग को 5 महीना और करना पड़ेगा, ठीक है सर। तो करते हैं हम लोग को, इतना था ये, फिर हम लोग का जो बचा इसके ऊपर अब 5 महीने का होगा। तो अब ये इतना का, इसमें दोनों हम लोग का इतना लॉस हम लोग को बुक करना है, तो एक काम करो, दोनों का लॉस बुक कर दो, और दोनों पे इस 5 महीने का डिफरेंस जो है वो भी आप दिखा दो। अब आप एक चीज देखो, आपके पास क्या क्या एसेट बचा है। आपके पास 1/4/19 को, ध्यान दो, 1/4/19 1/20 कितना था, 1/4/20, आपके पास 1/4/20 को 95 लाख का आपके पास मशीन था, ध्यान में है आपको, उसमें से आपका 2 मशीन निकला है, उसको अगर हटा दो तो बाकी पे तो पूरा साल चला है, डेप्सन निकल जाएगा। और जो नया वाला आया है, एक एक नवंबर सितंबर को आया ना, तो उस पर तो 7 महीने का डिफरेंस चार्ज करेंगे, वो भी निकल जाएगा। चैलेंज आपको ये बताना है कि इसमें कितना अमाउंट इंक्लूड है। तो एक काम करो ना, आप इन दोनों मशीन का जो बेचा गया और जो स्क्रैप हुआ, दोनों मशीन का 1/4/20 का क्या वैल्यू लिख रहा था वो निकाल लो ना, 31/20 वाला वैल्यू, तो हटा दो उसको आप यहाँ से, है ना, कितना बताओ, देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, यहाँ पर 31/20 क्या था वैल्यू, यहाँ पर 17/71/470, तो ये लिखा 17/71/470, हटा दो ये। साथ ही साथ इस दिन का इसका वैल्यू भी देख लो आप, 1966,500, 1966,500। अब आप बोलो सर ये सब मशीन भी तो इस 5 महीना चला है ना, ये भाई प्रेशर नहीं लेना भाई, वो 5 महीने का डिस्काउंट ऑलरेडी हम लोग दिखा रखे हैं, देख रहे हैं यहाँ पर, हम लोग को चार्ट नहीं लेना भाई उतना। अब एक काम करो आप, 1/4/20 का वैल्यू आपको बताया था, टोटल मशीन का 95 लाख का, मान लो उसमें 3 मशीन था, 2 मशीन आपने यहाँ पे हटा दिया, एक बेच दिया कि स्क्रैप किया। अब जो मशीन बचा हुआ है 95 लाख में से हटा दो, जितना बचा उसको ऊपर टेबल चार्ज करना है, यहाँ देखो दिखाया वो चीज, है ना। अब जो बचेगा टेबल चार्ज करना है, और नया वाला पर 7 मंथ से चार्ज करो, दिखा दो यहाँ पर। बोलो क्लियर है ये चीज, हाँ, बढ़े आगे, हाँ सर बढ़िए। चलो आ जाओ, अब आओ नोट्स हम लोग पढ़ते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। तो पहला तो है हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे क्या होता है, इट रिक्वायर्स एलोकेशन ऑफ एन इक्वल अमाउंट, हर साल 6,000 6,000 5,000 जो भी होगा, इक्वल एक अमाउंट होगा ईच पीरियड में, अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट इज चार्ज एज डिप्रिसिएशन ईच ईयर इन अ मैनर एज बुक वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस्ड टू जीरो, मतलब जाके एक टाइम पे जीरो, या फिर उसका जो रेसिडुअल वैल्यू है, मान लो 5,000 तक आया था, 80,000 हमारा टोटल था ना, एक सम था 80 - 5,
75। तो पूरा 75 चार्ज कर देंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब खाली 5,000 बचे, रेसिडुअल वैल्यू बेच के हटा देंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे निकालना है वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर, जो परचेसिंग प्राइस है वो तो है ही, साथ साथ आपको सब कुछ आपको ऐड करना है, लाइक जितना इंश्योरेंस का खर्चा है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, सब कुछ आपको ऐड करना है उसमें। ठीक है, माइनस करेंगे रेसिडुअल वैल्यू अपना डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, एस्टिमेट क्यों बोल रहे सर, एग्जैक्ट किसको पता है भाई कितना सा। आप आज बोल सकते हो कि हमारा एक एक्सपीरियंस है, बोल सकते 10 साल चलेगा, लेकिन मान लो अगर 9 साल में जाके ये अगर खत्म हो गया, क्या करोगे फिर उसमें बताओ। हो सकता कुछ ना, तो हम लोग बोलते हैं एस्टिमेट कर रहे हैं। हाँ, वो तो एस्टिमेट कुछ मतलब बेस पे होता है, ऐसे एडॉक बेस पे नहीं करते हम लोग, है ना। चलो, रिड्यूसिंग वैल्यूज का मेथड क्या मतलब क्या है, देखो यहाँ पर बोलता अंडर दिस मेथड इंस्टीट्यूट ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट अ फिक्स्ड रेट, एक फिक्स रेट 10% 5% जो भी होगा रिड्यूस होगा, बैलेंस ऑफ द एसेट इज चार्ज एज डिप्रिसिएशन एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन चार्ज डिक्रीजेज एवरी ईयर ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। पहले साल में 6,000, फिर 5,400, फिर 4,860, ऐसे करके घटते जाएगा वो, है ना। This method assumes that an asset should be depreciated more in the earlier year than the later years because of the maximum loss of an asset occurs in the earlier years of use. नया नया यूज करते उसको हम लोग बिरड़ा के एकदम बढ़िया से, है ना। ऑल्सो वी कैन सी दैट द अमाउंट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल इज लेस इन द अर्लियर ईयर। क्या होता है, इनिशियल डेज में तो कुछ होगा नहीं रिपेयर वगैरह, इसका तो नया नया अभी आया भाई। मान लो गाड़ी आप नया नया खरीदते हो, क्या आप खरीदते ही आपको रिपेयरिंग करना पड़ता है क्या, नहीं, वो चलते चलते कुछ दिक्कत आना शुरू होता है, फिर उसके बाद ना रिपेयरिंग हमारा चलेगा उसमें, है ना। तो एज कंपेयर्ड इन द later years which will get compensated by the amount of depreciation, क्योंकि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन घटते जा रहा तो रिपेयर चार्ज बढ़ते जाएगा, जाके एक टाइम पे दोनों मैच करने लगेगा। क्लियर है ना चीज। ओके, चलो अब ये सब हम लोग एमसीक्यू में देख लेंगे, यहाँ हमारा सब में कोई काम यहाँ पे आने वाला है नहीं। अब अकाउंटिंग का बात अगर करें हम लोग, दो मेथड है हमारे पास, एक तो विद प्रोविजन, एक हमारा विदाउट प्रोविजन। अब देखो अभी तक हम लोगों ने विद प्रोविजन सीखा नहीं है, विदाउट प्रोविजन का बात हम लोग करें, जहाँ प्रोविजन मेंटेन नहीं होता है तो क्या होगा। इस मेथड में नॉर्मली हमारा जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन आएगा, हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, पहले एसेट परचेस करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उस पर डेप्सन चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कभी हम लोग सेल करना पड़ गया तो बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट डेबिट टू हम लोग बोलते हैं एसेट्स, प्रॉफिट हुआ तो टू प्रॉफिट, लॉस हुआ तो डेबिट करेंगे, जो भी हम लोग करते हैं ऐसे करके। बट क्या होता है प्रोविजन वाले केस में, और हम लोग कंपैरेटिवली यहाँ पे देखते हैं, अगर जो हम लोग परचेस करते हैं एसेट, क्या बोलते हैं, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये बोलते हैं, यहाँ पे भी सेम बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डेप्सन चार्ज करते हो आप बोलते हो डेप्सन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अब एक चीज समझो, हमें पता है कि ये डेप्रिसिएशन जो कितना भी कुछ कर लो आप, ये एस्टिमेशन ही है। आप बोलो ना मैं 10% चार्ज करता हूँ, मैं 15% चार्ज करता हूँ, सब कुछ ये एक एस्टिमेशन ही है ना। एग्जैक्ट तो कभी निकल नहीं पाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक काम करो, एसेट को आप 60,000 दिख रहा है, आप 60,000 ही उसको दिखने दो। आप एक काम को, जो आपका डेप्रिसिएशन आया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके आप मेंटेन करो। आप एक अकाउंट बना प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, और उसको फिर आप दिखाते रहना एसेट से घटाकर, मतलब आप हमेशा बताना देखो कि हमारा 60,000 का एसेट है, और लेट आप अगर एसएलएम भी कर रहे हो तो 2 साल में 12,000 डिप्सन चार्ज हुआ है, ये हमारा नेट वैल्यू, ये हमारा 48 है, 60,000 का हमारा एसेट है नेट, ये हमारा डिप्सन आज तक का। ऐसे बताते रहो बार बार आप, मैंने हर साल दिखा हुआ कि कॉस्ट कितना है और एक्यूमुलेटेड आज तक का डिप्रिसिएशन कितना है, यह बताते रहो यहाँ पर। बोलो क्लियर है ये चीज। हाँ सर। तो इसमें अब दिक्कत ये है ना कि जिस दिन ये सेल हुआ उस दिन प्रॉब्लम आना शुरू होगा। आपको बात समझ में आ रहा है क्या, जिस दिन ये सेल हुआ प्रॉब्लम वहां पे शुरू होगा। सर कैसे, अब देखो यहाँ पर ना कुछ एंट्री तो दे के रखा है, जैसे ये तो हम पता है डेप्सन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन पर डेप्सन, और फिर पीएल में डाल देंगे डेप्सन, ये सब तो हम लोग को आता है। ये जो 2-3 एंट्री दिया ना एसेट बी का, देखो नॉर्मल एसेट बी का क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ तो डेबिट, प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट, टू हम लोग एसेट। लेकिन जो दिया हुआ एसेट डिस्पोजल टू एसेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन टू एसेट डिस्पोजल, ये सब क्या है सर, ये सब क्या है। तो इसको, इसके लिए ना हमें एक एग्जांपल करना पड़े छोटा सा, ठीक है। तो वो एग्जांपल आई थिंक अपने बुक में होगा, वो एग्जांपल मैंने बुक में लिख दिया था, आपको अगर चाहिए तो ये एग्जांपल ना आप, मैं स्क्रीनशॉट आपको लेने देता हूँ, आप ले लो स्क्रीनशॉट एक बार, रुक जाओ। ये रहा, आप एक काम करो, मैं हट जाता हूँ, आप इसको बोला कि स्क्रीन करता हूँ मैं, इसको आप ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट सा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। आई होप आपने ले लिया है। चलो देखो ध्यान से, क्या बोलते हैं यहाँ पर, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द जेड लिमिटेड। क्या हुआ है, फिक्स एसेट से अपने पास ओपनिंग बैलेंस 4 लाख का, आज तक का डिप्रिसिएशन 80,000 है। मैंने बोल सकता हूँ क्या कि अभी जो डब्ल्यूडीबी होगा वो 3,20,000 होगा, है ना। और इसे किसने 5,50,000 था, और ये 1,35,000, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पर, 5,50,000 माइनस 1,35,000, ये होगा 4,15,000।
है ना। बोलता अ पार्ट ऑफ द मशीन जिसका कॉस्ट है 60,000 रुपया, ठीक है, उसको हम लोग बेच दिए हैं 30,000 में। तो सर ये तो 30,000 का लॉस हो गया। ए बाबा नहीं, रुक जा, 60,000 कॉस्ट था तो आज तक यूज तो किया होगा ना, कुछ तो डिफरेंस चार्ज हुआ होगा उसमें। हाँ हाँ सर, चार्ज हुआ होगा। मतलब समझो 60,000 का उसका कॉस्ट था, बेचा गया 30 में, लेकिन उसमें आज तक 15,000 का डिफरेंस चार्ज हो चुका है। मतलब समझो 60,000 कॉस्ट दिख रहा भले ही, बट आज तक 15,000 हम लोग यूज कर चुके हैं, मतलब अभी उसका वैल्यूएशन जो है 45 है, उसको हम लोग बेचे 30 में। हाँ, अब तुम बोलो तुम्हारा 15,000 का लॉस है, चलो वो बात मानने लायक है। बात समझ में आ रहा है क्या, ये हमारा 15,000 का लॉस है, ठीक है। बोलता है यू रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फिक्स्ड एसेट अकाउंट, एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। चलो एक बार करते हैं हम लोग आज, और इसको करते तो मजा आएगा। तीन अकाउंट बनाते हैं, साथ साथ बनाओ, आपने ले लिया ना स्क्रीनशॉट उस सम का, साथ साथ बनाओ सम यहाँ पे। तो एक तो होगा फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, और छोटा सा मैं कॉपी में लिख भी लेना आप। फिर एक तो हो जाएगा हमारा आज तक का डिप्रेशन कितना दिखाना, तो दिखा दो एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड। और मैं राइटिंग थोड़ा सा बच्चा संभाल लेना, ठीक है, मुझे पता है। और ये नोट्स लिखा हुआ ना, ये भी मेरा ही लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये ना बहुत इज्जत से मैं लिखा है, बैठ बैठ के बता, 5 बार काट काट के लिखा है ऐसे करके, समझ लो। बट यहाँ आप तो नहीं कर सकते ऐसे ना, ठीक है। एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन, साथ में ये कितना क्या हमारा बताइए, ये हमारा नेक्स्ट है एसेट डिस्पोजल, ठीक है। और बात करते हैं, सबसे पहला काम जितना बैलेंसेस दे के रखा आप दिखा दो पहले, ठीक है। देखो मैं अगर डायरेक्ट आपको दिखाऊंगा ना जनरल एंट्री, आपका सिर के ऊपर से निकल जाएगा मुझे पता है, बट लीजिए के थ्रू जल्दी समझते हो, है ना, इसीलिए मैं लीजिए के थ्रू बता रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। तो टू बैलेंस बीडी यहाँ था ओपनिंग में 4 लाख, देख लेता हूँ एक बार। हाँ, और क्लोजिंग में है 530, 550 ना, यस 550, क्लोजिंग में है 550, बाई बैलेंस सी डी 550, ठीक है। अगर आप बात करते हो एक्यूमुलेट डिप्रिसिएशन का, तो यहाँ हमारे पास ओपनिंग में है बाई बैलेंस बी डी 80,000, और यहाँ पर है 135, ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब दो क्या हुआ, बोलता है क्या, हमारे पास एक एसेट था जिसका कॉस्ट था 60,000, उसको हम लोग बेच दिए। अब देखो हमारे पास कॉस्ट है 60,000, मतलब समझो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर बोल दूँ, अगर ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर, अगर आपको ध्यान देना, अगर मैं बोलता हूँ डायरेक्ट यहाँ पर कि बाई बैंक, लिख मत देना, मैं गलती लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख मत देना यहाँ पर। तो बाई बैंक अगर मान लो डायरेक्ट मैं यहाँ बोल दूँ अगर 30,000, तो आपको लगता है ये सही होगा? क्योंकि प्रॉफिट लॉस निकलना फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 लाख कॉस्ट है, मतलब इसमें 60,000 कॉस्ट होगा, है ना, इसमें 60,000 कॉस्ट होगा, उससे 30 हटेगा, 30 का लॉस दिख जाएगा, ये पॉसिबल तो है नहीं। एक काम करो, एक काम करो, फिक्स रेट बिक गया ना, एक काम करो, जितना का कॉस्ट बिक गया है उसको लेके चलो एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। एक है, चलो कहाँ पे, तारों के शहर में, चलो तारों के शहर में, उसको ले चलो तारों के शहर में, 60,000 रुपया हटाओ यहाँ से। तो ये 60,000 रुपया ना आप डालो एसेट डिस्पोजल में, क्या करके, फिक्स एसेट्स अकाउंट, जो भी रहेगा, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी रहेगा, दिखा दो यहाँ पर 60,000 रुपया। ओके डन। नेक्स्ट क्या है, अब डेप्रिसिएशन पड़ा हुआ 80,000 रुपया, इसी में से तो होगा ना 15,000 रुपया, इसी में तो हुआ होगा, 15,000 इसी में इंक्लूड होगा, क्योंकि समझो अगर इस 4 लाख में ये 60,000 इंक्लूड होगा, तो इसी 80,000 में 15 भी इंक्लूड होगा, है ना। तो एक काम करो, वो तो अब बिक गया, एसेट तो है नहीं इसका, हटाओ यहाँ से अब। तो टू एसेट डिस्पोजल अकाउंट 15,000 रुपया, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर, बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। हाँ अब देखो ये 60 का मशीन एसेट, 15 का आज तक का डेप्रिसिएशन, कितना वैल्यू बच गया इसका, 45। अब तुम बोलो कि हाँ सर यहाँ पर पैसा हम लोग को मिला है सेल करके 30,000 रुपया, तो ये हमारा हो चुका है लॉस ऑन सेल 15,000 रुपया। बोलो क्लियर है ये चीज, है ना। अब तुम यहाँ पे चेक करो, अगर बात करते हो डेप्रिसिएशन वाला चीज, तो 80 डेप्रिसिएशन था, 15 का डेप्रिसिएशन का जो एसेट है वो तो बिक गया, तो बचना कितना चाहिए, बचना चाहिए 65। ये बच कितना रहा है, 135, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर आपका दिख रहा है 70,000 का, वो इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, इसका मतलब। बोलो क्लियर है। और यहां पर अगर आप ध्यान दो, फिक्स एसेट 4 लाख का था, 60 का तो बिक गया,
340 बचना चाहिए, ये 550 कैसे आ रहा है, मतलब परचेस किया गया और, तो टू बैंक 4 लाख माइनस 60, 340 और ये 550 मतलब 2,10,000 रुपया, तो 2,10,000 ये हमारा परचेस किया गया नया एसेट। बोलो क्लियर है ये चीज। तो इस तरह से हमें शो करना पड़ता है। अब आओ एंट्रीज पढ़ते हैं यहाँ पे जो नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है। जब आपको एसेट डिस्पोजल आप कर रहे हो, मैंने बेच रहे हो, तो एक काम करो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू एसेट करो, कॉस्ट ऑफ द एसेट मतलब 60,000 रुपया, क्लियर है। पीएफडी अकाउंट डेबिट टू एसेट डिस्पोजल, जितना आज तक डिप्सन चार्ज हुआ है 15,000 रुपया, ठीक है, तो ये हो गया 60,000, ये हो गया 15,000, ठीक। अरे भाई ठीक है, डन, ऐसे देखो, ठीक है ना। फिर क्या होगा बताओ यहाँ पर, अब जो पैसा जो बिका है हमारा यहाँ पर, जितना बिका, कितना बिका बताओ, कितनी ये बिका 30,000 में, 30,000 दिखाते हम लोग यहाँ पर। ऐसे डिस्पोजल में हमारा जितना नेट जो कॉस्ट आया था 60 माइनस 15 45 पूरा हो जाएगा। और जब प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे लॉस दिख रहा तो ये 15 यहाँ आएगा, प्रॉफिट कुछ होता तो हम लोग प्रॉफिट में दिखाते हैं, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो जाएगा पीएल में ही, ठीक है। चलो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सब क्लियर है, ओके। चलो तो ये हमारा डिप्सन यहाँ तक तो हो गया, बट इसमें अब एक मेथड चीज आता है, चेंज इन मेथड। अब चेंज इन मेथड का मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग क्या किए, पहले जो हम लोग मेथड चूज किए थे, लाइक हम लोग चूज किए थे एसएलएम, हम लोग को अब लग रहा है कि नहीं, जो ये पैटर्न ऑफ यूज ऑफ एसिड है ना, हम लोग को डब्ल्यूडीबी सही होता। फिर या तो हो सकता है कि सर हम लोग डब्ल्यूडीबी कर रहे थे, अब लग रहा है एसएलएम सही होता, तो दोनों में से कोई एक हम लोग को ऐसा लग सकता है, मतलब हम लोग को मेथड चेंज करना पड़ेगा। अब ये चेंज ना दो तरह से हो सकता है, अब ये चेंज जो है दो तरह से हो सकता है। एक होता है प्रोस्पेक्टिव चेंज, ठीक है, क्या होता है बताओ, प्रोस्पेक्टिव चेंज। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव, ठीक है। क्या होता है दोनों का मतलब, स्पेलिंग देखना मुझे नहीं पता, ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव में दोनों में क्या डिफरेंस है। प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, देखो जो हो गया सो हो गया, हम क्या कर सकते हैं बताओ इसमें, जो हो गया सो हो गया, अब आगे तो सही कर लो। वो तो देखो जो अभी तक चल रहा था ना, डब्ल्यू मान लो चल रहा था, ठीक है, गलती हो गया छोड़ दो, अब आगे से एसएलएम चार्ज करो, ये एक तरीका है। दूसरा क्या होता है कि नहीं, वो था जिद्दी बच्चा, नहीं जिद्दी बच्चा, हम जिस दिन से परचेस किए थे अगर उस दिन से ये मेथड लगा होता, अगर जैसे हम लोग अभी चार्ज करें मान लो एसएलएम, नहीं हम अगर जिस दिन परचेस किए उस दिन से डब्ल्यूडीबी होता तो क्या क्या होता हमको वो सब बताओ, और सबको चेंज करके आगे भी ठीक करो, मतलब पिछला वाला भी ठीक करो, आगे वाला भी ठीक करो, सब कुछ ठीक करो। देखो आगे वाला ठीक तो कर दूंगा, हमारे हाथ में, पिछला वाला भी ठीक करने बोल रहे हैं, ठीक है चलो कर देंगे, जो होगा ऐसे क्या होगा समझेंगे, एक सम को तो समझेंगे हम लोग। पहले समस्या प्रोस्पेक्टिव कि जो हो गया सो हो गया, आने वाला टाइम में जो करना है चेंजेस कैसे करना है, ठीक है, दो सम हमारे पास इसे चेंजेस के भी है, ठीक है, और पढ़ते हैं पहले इसको हम लोग। तो चेंज इन मेथड में चलते हैं हम लोग, ऊपर होगा चेंज इन मेथड, मैंने मार्क कर रखा था इसमें, कहाँ गया भाई, उड़ गया क्या ये भी, हाँ ये रहा चेंज इन मेथड 11 नंबर समय। तो क्या बोलते हैं, ए परचेज अ मशीनरी फॉर 1,30,000 ऑन 1 April 19 एंड पेड 20,000 फॉर फ्रेट एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो टोटल इसको एक 50 का खर्चा तो पड़ गया ना 1 April 19 को, ओके। 1 October 21 को बोलता है अनदर मशीन परचेस किया गया है 50,000 का, एंड सोल्ड ओल्ड मशीनरी फॉर 1 लाख, ठीक है। तो 1 October 21 मतलब का 1 April 19 था, पहले 6 महीने, पहले पूरा साल भर चलेगा ये, 31/3/20 तक आएगा, फिर उसका फिर 6 महीना चला है, और उसको 1 अक्टूबर को बेच दिया गया है, तो प्रॉफिट लॉस होगा निकाल लेंगे। द मशीन परचेज ऑन 1 October 21 वाज इंस्टॉल्ड ऑन 1 जनवरी, तो ये 1 जनवरी को इंस्टॉल हुआ और यहाँ से ये हुआ अब रेडी टू यूज, ठीक है ना, जिस दिन इंस्टॉल हुआ वहां से तो होगा, तो डेप्रिसिएशन में देना यहीं से चार्ज होगा अब, है ना, जहां से इंस्टॉल हुआ ये। अंडर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस द कंपनी चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन 20% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जो एसएलएम चार्ज कर रहा है दैट टू 20%, ठीक है, मतलब ये जो आपका दिख रहा है 1,30,000 प्लस 20 1,50 पे 30,000 का डिफरेंस चार्ज हो गया उस समय तो, ठीक है। हाउएवर फ्रॉम 1 April 21, अब ये लोग 1 April 21 चाहता है क्या कि हम लोग चार्ज करेंगे डब्ल्यू मेथड, मैं समझो पहला जब ये लोग खरीदा होगा ये 1 April 19 को, अब देखो ये लोग नहीं बोल रहा कि हम लोग शुरू से करो, नहीं नहीं, 1 April 21 चाहता है लोग चेंज करना, तो पहला बात अच्छा क्या होगा इसमें कि 150 परचेस किया था, 30,000 गया डिप्सन, 1,20 बचा। अब जो ये बिका है ना, ठीक है, अब ये 1/20 से पहले 31/3/21 पे लेके जाओ, यहाँ पे 2 साल है ना,
अच्छा 2 साल पहले पूरा चलेगा, हाँ ठीक है। तो 31 3 21 पे पूरा लेके जाओ, ठीक है। तो फिर से 30,000 ही होगा। लेकिन अब जो ये 90 बच गया ना, आप समझो क्या हुआ, ध्यान से देखना यहाँ पर 90 क्या हुआ यहाँ पर। अब आ गए हम लोग 1 4 21 को। अब इस साल ये बिका है 6 महीना बाद। तो अब ये 6 महीना बाद अगर बिका है तो हम लोग तो यहीं पे मेथड चेंज कर चुके हैं। तो अब ये 90,000 पे आप 6 महीना डिफरेंस निकालना, एंड दैट टू कितना परसेंट है यहाँ पर, 15%। मतलब 90,000 इंटू 15% इंटू 6/12, ठीक है। ये आ रहा 6750। तो 90,000 माइनस 6750 ये बनता है 83,250। कितना में इसको हम लोग बेच दिए हैं, इसको हम लोग बेचे 1 लाख में। वाह जी वाह, मजा आ गया थोड़ी, मजे ही मजे। माइनस 1 लाख, तो 16,750 का तो प्रॉफिट हो गया, है ना। और जो नया सेट करते उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें तो 15% लगाओ ना फिर, WDB क्या दिक्कत है। तो ये हम लोग करते हैं क्या कि जो जो हो गया सो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सर हमें वो सब नहीं चाहिए सर, शुरू से ठीक करो, हमें नहीं पता वो कैसे होगा। हाँ आओ करते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो, राम लिमिटेड depreciates its machinery at 10% per annum on diminishing balance method. हेड ऑन 1 Jan 2022 इन लोगों के पास 9,72,000 का डेबिट साइड में बैलेंस दिख रहा था, मतलब मशीनरी में बोल देते हैं ट्रू बैलेंस BD है 972 का। ओके ठीक है। मशीनरी परचेज ऑन 1 Jan 20 फॉर 80,000 was sold for 45,000, मतलब 1 Jan 20 जो परचेज किए थे उसको हम लोग आज बेच दिए 45 में ऑन 1 July 22, ठीक है। एंड अ न्यू मशीनरी कॉस्ट जिसका 150 था उसको हम लोग परचेज एंड इंस्टॉल कर दिए सेम डेट पे, चार्जेस लग गया 8,000, मतलब सीधा बोल दूं क्या 158 का यहाँ पर हो गया खर्चा टोटल एसेट। कंपनी वांटेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम डिमिनिशिंग टू SLM विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 19 है। तो अब देखो जो आपको दिख रहा है ना 1 Jan 22, आप ये मानना कि ये पूरा का पूरा मशीन परचेस किया कब किया गया होगा, जब ये बोल रहा था, मतलब 1 Jan 19 को परचेस किया था। अगर वहां से होता तो आज कितना क्या होता, बोलता देखो जो भी डिफरेंस आ रहा अप टू 31 December 2022, जो भी डिफरेंस चेंज करके आ रहा है वो सब कुछ चेंजेस जो है ना आप एडजस्ट कर दो और करके हमें सही सही डिप्रिसिएशन बताओ अब कैसे क्या होगा। सर क्या किया ये लोग, हाँ देखो क्या हुआ यहाँ, क्या हुआ समझो यहाँ पर। बोलता है क्या, सुनो, आज के टाइम में मेरे पास 972 का ये बैलेंस दिख रहा 1 Jan 22, ठीक है। इसको हम लोग परचेस किए थे 1 Jan 19, है ना। तो आपको दिख रहा है 19 पूरा और 20 पूरा, है ना। 1 Jan 19 है तो 1 Jan 19 और ये हमारा 22, मतलब आपको यहाँ पर बोल रहा है क्या कि 19 पूरा 20 पूरा 21 पूरा बीत चुका है, ये 3 साल पूरा ये बीत चुका है, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ डेट का ना यहाँ पे लफड़ा है, यहाँ पर 1 जून 20 होगा ये, एक ये चेंज कर लेना, एक ये 1 Jan 20 होगा शायद ये, ठीक है। देख लेंगे इससे क्या है। चलो और देखते हैं अभी। तो मान लो अगर चलो 20 लेकर सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, वरना पूरा सम गलती हो जाएगा। यहाँ पे सम में सॉल्व किया हुआ 20 को लेकर, इसलिए ठीक है। देखो तो ये 1 Jan 20, तो यहाँ पर 20 पूरा और 21 पूरा 2 साल बीत चुका है, ठीक है। 2 साल अब बीत चुका है। अब क्या होगा समझो ध्यान से, हम लोग बोल रहे हैं कि आज 972 है। पहले मुझे बात बताओ तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है कैसे निकालेंगे आप समझो। अगर ये आपको 2 साल के डिप्रिसिएशन के बाद दिख रहा है 972, मतलब क्या समझो, मान लो अगर 100 रुपया का आपने एसेट परचेस मान लो किया होगा, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिखेगा, ये 10 रुपये चार्ज हुआ 90 बचा, फिर ये यहाँ से यहाँ तक फिर और 9 चार्ज हुआ होगा 91 आपको, सही 81 आपको दिख रहा होगा, यही ना है। मतलब आप समझो अगर WD फॉलो कर रहे थे हम लोग तो ये इतना, और रेट पर देख लो रुको कितना है, रुक जाओ ये 10 मैंने अपने मन से यहाँ बैठा है, अच्छा 10 ही है, बढ़िया है ना। तो समझो ये 100 रुपया 10 रुपया घट के 90 हुआ होगा, 90 घट के 81, मतलब बोल दूं क्या ये 972 जो वो 81% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट है जो परचेस किया गया था, बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर ये 972 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100 कर लो अगर, तो मतलब ये 12 लाख का ये मशीन है ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। ये 12 लाख का ये मशीन हमारा ओरिजिनल कॉस्ट है। तो समझो ये 12 लाख के मशीन में हम लोगों को अगर चार्ज चाहिए तो असली में कैसे क्या होता है, बड़ी चीज समझो, एक मशीन याद हम लोग बेच कर हटा दिया हम लोग, है ना, एक मशीन लोग बेच कर हटा दिया था। तो एक काम करो आप उसका कॉस्ट ऐसे हटा दो, आप बात करते कितना कॉस्ट बताओ उसका। तो बोल रहा देखो क्या कि उसका जो कॉस्ट था हमारे पास 80,000 था,
है ना, दिख रहा, आप दिख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट जन 20 का कॉस्ट दिख रहा है, मतलब ये गलती एडिट यहाँ पे फर्स्ट जन 20 होगा। तो यहाँ पर ये 80,000 था, मतलब अच्छा अगर समराइज करें हम लोग क्या होगा, देखो समराइज करते हैं हम लोग क्या कि देखो 80 का कॉस्ट इसका था और 11-20 बाकी अदर मशीन का कॉस्ट आएगा। इसका बाद में बात करेंगे, बिग बिक गया ना, इसका बात अभी ऐसे करना भी नहीं हम लोग को। 11-20 सोचो क्या हुआ, सोचो इमेजिन करो इस 11-20 पे अगर एसएलएम चार्ज हुआ होता, कितना रेट यहाँ पे बोला है सम में यहाँ पे बोला है कि रेट कुछ, यहाँ पे रेट कुछ नहीं बोला, तो क्या मानेंगे हम लोग, रेट और डेप्रिसिएशन रिमेन सेम एज बिफोर। मतलब क्या, अगर समझो अगर ये 10% करके एसएलएम में अगर चार्ज हुआ होता तो कितना होता, तो सर ये होता इंटू 10% इंटू 2 ईयर्स, सिंपल है। तो 1,12,000 इंटू 2,24,000 चार्ज होता। हाँ सर 224 चार्ज होता। बट एक चीज बताओ ना मुझे, चार्ज कितना हुआ होगा, तो देखो सर ये चार्ज हुआ होगा 1,12,000 पहला साल में, 11,20,000 का 10% पर चार्ज हुआ होगा, हाँ 1,12,000। दूसरा साल पता है कितना हुआ होगा, दूसरा हुआ होगा 11-20 माइनस 1,12,000, जो आएगा उस पर 10%, ये तो कहते हैं डब्ल्यू हम लोग। तो 11-20 माइनस 1,12,000 उस पर 10%, मतलब 1,08,000। तो 1,12,000 डिवाइड 1,08,000, 2,12,800। ये जो मशीन हमारे पास बचा है इस पे आज तक ये लोग चार्ज किया है, और अगर डब्ल्यू नहीं करके एसएलएम किया होता 224 चार्ज होता। ए भाई बताना कितना कम चार्ज किया ये लोग, कितना कम चार्ज किया बताना। तो सर 224 हुआ रहता, माइनस करिए 2,12,800, तो इन लोग अगर इज्जत से चार्ज किया होता तो और 11 चार्ज होता, यही ना होता, यही होता ना। एक काम पर सुनना, चार्ज कर दे, चार्ज करके आज तक का मैटर क्लियर कर दे, अब आगे डब्ल्यू जो एसएलएम बोला वही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज तक का क्या होता, अगर इज्जत से अभी तक अगर शुरू से हुआ रहता 224 होता ना इसके ऊपर, यही होता ना। तो एक काम करो ना, 11,200 और चार्ज कर दो तो खत्म हो गया बात। तो हम लोग क्या हो गया, इस पोजीशन में आ गया कि अगर शुरू से हुआ होता तो कितना क्या होता। अब चार्ज कैसे करना है सर, कैसे करना हो तो बताइए। एक काम आपका मशीन अगर और डेफिसिट होता, और डेफिसिट होगा तो मशीन का वैल्यू घटेगा, हाँ सर घटेगा, तो 2 मशीन कर दो ना, 2 मशीन कर दो 11,200 का। और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट में गया होता, याद है पीएनएल में गया होता, घटता आपका प्रॉफिट, तो पीएनएल एडजस्टमेंट करके आप कर दो कितना का, 11,200। आप एक एंट्री पास कर दो, जिससे क्या होगा, आज तक का मैटर पूरा क्लियर हो गया। अब सब कुछ एसएलएम पे आ गया, एक्सेप्ट वो ऐसे सेल हुआ कि वो सेल होगा, तो सब बात हटा दो, उसको देख लेंगे हम लोग क्या करना है। क्लियर है, बताओ। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है यहाँ पे। तो एक बार आप पीएनएल एडजस्टमेंट का एंट्री पास कर दो 11,200 का, तो इससे आज तक जो डेप्सन चार्ज हुआ था वो सब कुछ एसएलएम पे आ गया। ठीक है, अब कैसे क्या हुआ सब कुछ देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कितना एक्स्ट्रा डेप्सन चार्ज करना पड़ेगा। अगर देखो 972 का आपको दिख रहा है ये फर्स्ट जन 22 को, तो ये 12 लाख का था शुरुआत में, उसमें से 80 अगर आपका बेचा हुआ मशीन है तो 11-20 आपका जो ये मशीन दिख रहा है अभी जो बचा हुआ उसका है। अब 11-20 में अगर हुआ होता तो अभी तक होता 2,24,000, अभी लोग किया 2,12,800, तो एक काम करो 11,200 और चार्ज कर दो। अब जो वो 80 का था, ठीक है ना, जो 80 था उस पर एक बात बताओ, वो तो बिक चुका था और चेंजेस कर रहे हैं हम लोग एंड में। तो एक काम बताओ, 80 में आज तक 8 चार्ज हुआ होगा उसका पहला ईयर में, और फिर वो डब्ल्यू में चार्ज हुआ होगा ना, तो उसको वहीं रहने दो, वो तो एसेट बिक चुका है। अब 6480 ये इसका अभी तक का, 800 ये अभी तक का इसका वैल्यू था, इस पे और 6 महीना चला है, तो ये भी डब्ल्यू में रहेगा, क्योंकि ये एसेट बिकने के बाद डिसाइड किया हम लोग, ये सब कुछ हम लोग करना है ना। तो इंटू 10% इंटू 6/12, तो 64,800 इंटू 10% इंटू 6/12, ये रहा 3,240। तो 6,400 माइनस 3,240 कितना बचता है ये आ रहा है 61,560। और जिसको हम लोग बेचे हैं 45 में, इतना लॉस हो गया ये। तो जो एसेट बिक गया उस पर चेंज करने की जरूरत नहीं, वो तो बिक गया, छोड़ो उसका। ठीक है, हाँ अगर मान लो इससे था ना लास्ट सम जो किया था हम लोग, वो 1 अप्रैल को चेंज कर लिया था, बट यहाँ दो कब चेंज किया, 31 दिसंबर 22 को, तो लास्ट में एसेट था ही नहीं, तो ये तो निकल चुका है तब तक। क्लियर है। और अब इसके बाद अब नॉर्मली 11,20,000 का कॉस्ट है ना, तो अब इस पे फिर से 1,12,000 का ही डेप्सन चार्ज हुआ होगा, और जो नया इस साल परचेस किया है इस पे हम लोग को 6 महीना करना है 10% से, मतलब कितना होगा 1,58,000, मतलब 15,800, इस पे 6/12 मतलब 7,900, ये इतना आ जाएगा। बोलो क्लियर है, डन। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या नोट्स यहाँ दिया हुआ है। वो द मेथड डेप्रिसिएशन शुड बी रिव्यूड एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द
each financial year, and if there has been a significant change in the expected pattern of consumption of the future economic benefits embodied in the assets, the method should be changed. हम लोग चेंज करना चाहिए, लेकिन जनरली पता क्या होता है, AS5 के हिसाब से देखो तो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है और हम लोगों को इसका प्रोस्पेक्टिव चेंज करना चाहिए, बट इंस्टीट्यूट अभी बहुत जगह इसको कर रखा है और भी बहुत सारा बुक में आपको देगा कि रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस अभी हो गया रखा है, ठीक है ना, चल रहा है। तो हम लोग को भी करना है, अगर इंस्टीट्यूट मांगा तो हम लोग रेट्रोस्पेक्टिव कर देंगे। कैसे समझेंगे रेट्रोस्पेक्टिव है, कैसे समझेंगे प्रोस्पेक्टिव है, सब मैं आपको बताया रहेगा। अगर आपको बोला कि फर्स्ट दिन से आपको चेंज करना, मतलब ये सब रेट्रोस्पेक्टिव का मामला है, ठीक है। चलो सर, ठीक है। However, there are few questions in study material of ICMI where institute has done calculation based on the retrospective effect, that is effect of the back changes entry for same। कैसे होगा, अगर डेप्सन आपने ज़्यादा चार्ज कर दिया है तो क्या होगा, एसेट आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, और कम चार्ज किया आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो अगर डेप्सन अगर अंडर चाहिए तो हम लोग जो भी किए ना, पीएनएल टू एसेट्स, और उल्टा करना तो एसेट टू पीएनएल। और चेंज कैसे निकलेगा, अंडर न्यू मेथड दो कितना जो हम लोग लिखा है, न्यू मेथड जो हम लोग भी चेंज करेंगे 224, और ओल्ड मेथड में हुआ है 212,800, तो 11,200 का चेंज करना है। और रिवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर एसेट कोई रिवैल्यू अगर हुआ तो उसको रिवोल्यूशन हम लोग कर देंगे, और रिवोल्यूशन के बाद जो भी हमारा एसेट्स पे डिप्रिसिएशन होगा वो रिवाइज वैल्यू पे होगा। बट इसके बारे में अच्छा चर्चा हम लोग करेंगे, एएसएम ने पूरा मस्त चार्ट वार्ट उसका बना के मस्त देखेंगे अपन लोग एकदम कैसे क्या करना है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करना हम लोग को वहाँ पर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है, तो ये चैप्टर छोड़ना नहीं। एंड आई होप अभी तक आपको सब कुछ समझ में अच्छी तरह से आ रहा है। तो क्या करना आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों तक भी वीडियो आपको पहुंचाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको दिख ही रहा है, अभी बहुत कुछ आने वाला आप सबके लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।